ठीक ना। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या कहता है, या लॉ ऑफ मोमेंट उसी को बोलते हैं, है ना। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट या लॉ ऑफ मोमेंट, ठीक ना। हाँ, मोमेंट की प्रॉपर्टी नहीं, लॉ ऑफ मोमेंट नाम ही है उसका, ठीक है। लॉ ऑफ मोमेंट, प्रॉपर्टीज कपल का प्रॉपर्टीज तो अलग होता है, ठीक ना। कि किसी बॉडी पे लग सकता है उसको फ्री वेक्टर बोलते हैं, है ना। ये सारी प्रॉपर्टी अलग है। किसी एंगल पे घुमाया जा सकता है उसको, ठीक है। दो इक्वल एंड अपोजिट कपल जो है एक दूसरे को बैलेंस कर देता है, ये सारा प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज आप याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में आता है, ठीक ना। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या कहता है कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है ना, किसी बीम पे फोर्स अगर लग रहा है, ठीक है, ठीक है, तो इसका मोमेंट, ठीक ना, ये सारे फोर्सेस का मोमेंट F1, F2, F3, F4, ये डिस्टेंस D1, ये डिस्टेंस D2 और ये डिस्टेंस D3 और ये डिस्टेंस D4, ठीक है। तो ये जितने भी फोर्स आपको हैं, तो मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ओ क्या हो जाएगा आपका, F1 गुना D1 प्लस F2 गुना D2 प्लस F3 गुना D3 और माइनस F4 गुना D4, यही होगा, है ना। तो इंडिविजुअल मोमेंट का अलजेब्रिक सम, इंडिविजुअल मोमेंट का अलजेब्रिक सम, इसका कहीं ना कहीं तो रिजल्टेंट होगा, है ना। मान लेते हैं कि यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स आर आया, जो कि कितना दूरी पे है, डी डिस्टेंस पे है। तो ये जो अलजेब्रिक सम होगा मोमेंट्स का, इंडिविजुअल मोमेंट का, वो किसके बराबर होगा, रिजल्टेंट के मोमेंट के बराबर होगा, रिजल्टेंट के मोमेंट के बराबर होगा। ये सेम पॉइंट के अबाउट निकाला जाए तो, ठीक ना। यानी कि रिजल्टेंट का भी मोमेंट इसी पॉइंट के अबाउट और इंडिविजुअल फोर्स का मोमेंट भी उसी पॉइंट के अबाउट, और सब को जोड़ करके जो है रिजल्टेंट के मोमेंट के बराबर होगा। या फिर कहता है कि अगर किसी बॉडी पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, और उसके वजह से वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक ना, उसके बावजूद भी बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें प्रोड्यूस होने वाला एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर होगा, ठीक ना। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर होगा। ये लॉ ऑफ मोमेंट का ही स्टेटमेंट है दोनों, ठीक ना। फिर लॉ ऑफ मोमेंट के बाद आता है वेरिगनस थ्योरम, ठीक है। वेरिगनस थ्योरम कहता है कि दो फोर्सेस के लिए, ये जो लॉ ऑफ मोमेंट है ना, वो दो फोर्सेस के लिए अप्लीकेबल बताया, ठीक ना। दो कनकरेंट कोप्लेनर फोर्सेस के लिए कहा कि से अगर किसी दो फोर्स का मोमेंट निकाला जाए, ये F1 F2, ठीक ना, इसका किसी पॉइंट के अबाउट जो है मोमेंट अगर निकालते हैं ओ ए, ठीक है, ये डिस्टेंस जो है आपका ए है, ठीक है। अगर फोर्स F1 और F2 का, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी ले लेते हैं, ठीक है, इसका D1 और इसका D2, अगर हम इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए सोचेंगे तो क्या करेंगे, पैरेललोग्राम बनाएंगे, F1 के पैरेलल खींचेंगे यहां से, ठीक ना, और F1 से F2 के पैरेलल खींचेंगे, तो हमको जो है ये डायगोनल रिजल्टेंट बन जाएगा, है ना। क्या, अब एंगल दिया हुआ था आपको, ये कितना था, θ1, और ये कितना था, थीटा, और ये कितना है, θ2, यही ना। तो आपको जो है अगर हम कहें ये D1 और यहां से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो D और ये वाला D2, ठीक है, यही ना। तो आप अगर इसको सॉल्व आउट कर रहे होंगे तो D1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, D1 की वैल्यू A साइन θ1 और D2 का वैल्यू A साइन θ2 और D का वैल्यू A साइन θ, यही ना, बोलिए। अच्छा, अगर इसको हम यहां से परपेंडिकुलर डालें ये वाला, ठीक है, और एक आप यहां से परपेंडिकुलर डाल दीजिए और इसको भी मिला दीजिए, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल होगा कितना होगा, θ2, क्योंकि ये भी आपका कितना हो गया, F2, ठीक है। तो ये डिस्टेंस नाम दे दीजिए इसका A B C हो गया आपका,
डी ई एफ, ठीक है। ये तो आप देख रहे हैं कि इसे एफ डी ई जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एफ ई जो ऐसे क्या है, एक परपेंडिकुलर हो गया। तो एफ ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ टू साइन थीटा टू। ये चूंकि एफ डी जो ऐसे कितना है, एफ टू है, तो एफ ई कितना हो जाएगा, एफ टू साइन थीटा टू हो जाएगा। ईसी कितना हो जाएगा, अगर ईसी की बात करें तो डीबी के बराबर होगा, है ना। और राइट एंगल ट्रायंगल देखिए ए डी बी, इसमें आपका एडी जो ऐसे कितना है, एफ वन है, ठीक है, और डीबी जो ऐसे परपेंडिकुलर है, और डीबी के बराबर ही कितना है, ईसी। तो कितना हो जाएगा, ए एफ एफ वन साइन थीटा वन। अगर हम कहें कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो दोनों को ऐड कर देंगे, है ना, दोनों को ऐड कर देंगे। एक तरीका ये भी है कि ए एफ सी बड़ा वाला ट्रायंगल चल जाते हैं, तो उसमें आपका ए एफ कितना है, आर, ए एफ कितना है, आर। तो अब ये हो जाएगा हमारा कितना, ये तो परपेंडिकुलर हो गया ना, एफ सी, तो आर साइन थीटा, ये कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा। तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या होना चाहिए, आर साइन थीटा बराबर एफ वन साइन थीटा वन प्लस एफ टू साइन थीटा टू, ये होना चाहिए, है ना। अच्छा, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, आर गुना डी, किसके अबाउट, अबाउट ओ, अबाउट पॉइंट ओ, ठीक ना। क्या हो जाएगा, आर गुना डी, आर गुना डी। अब बराबर में हम अगर लिखें तो आर गुना डी का वैल्यू कितना है, ए साइन थीटा, तो ए साइन थीटा लिख सकते हैं। अब ए को अलग कर लीजिए, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा, यानी कि आर गुना ए साइन थीटा इज इक्वल टू, ए को बाहर कर लेते हैं, आर साइन थीटा एक साथ लिखते हैं, और आर साइन थीटा का वैल्यू जो है इसको यहाँ पे पुट आउट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, आर गुना डी, आर गुना डी इज इक्वल टू ए गुना, ए कितना हो जाएगा, एफ वन साइन थीटा वन प्लस एफ टू साइन थीटा टू, यही ना क्या। अच्छा, अब जो है इसको सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा आर गुना डी इज इक्वल टू एफ वन गुना ए साइन थीटा वन प्लस एफ टू गुना ए साइन थीटा टू। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा, है ना, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो अब बात ये है कि ए साइन थीटा वन को और ए साइन थीटा टू को यहाँ से क्या लिख सकते हैं, डी वन और डी टू, ठीक ना। तो हमारा बन जाएगा आर गुना डी इज इक्वल टू एफ वन गुना डी वन प्लस एफ टू गुना डी टू। ये जो है आपका क्या आया, रिजल्टेंट का मोमेंट इंडिविजुअल फोर्स के मोमेंट के सम के बराबर, रिजल्टेंट का मोमेंट इंडिविजुअल फोर्स के सम के बराबर, ठीक ना, इंडिविजुअल फोर्स के मोमेंट के सम के बराबर। आप जो ना, जो इसका मैथमेटिकल पोर्शन होता है ना, उससे आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, इतना ताकत होता है इसमें, अगर आप इसको सोचे तब, ठीक ना। तो पहला तो कि आपका जब भी वेरिएगनेंस थ्योरम प्रूफ करने के लिए देता है, आपको उसका स्टेटमेंट लिखना होगा, फिर ये प्रूफ करना होगा। क्लियर है, तरीका आ गया। अच्छा, इसके बाद था आपका कंपोजिशन, है ना। कंपोजिशन में था कि रिजल्टेंट निकालने के लिए, रिजल्टेंट निकालने का तरीका कितना था, पैरेललोग्राम ला, ट्रायंगल ला और पॉलीगॉन्स ला, ठीक है। पॉलीगॉन्स ला उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि वो ग्राफिकल अप्रोच है, ठीक है। तो मेन रूप से आपका क्या है, पैरेललोग्राम ला। पैरेललोग्राम ला क्या कहता है कि अगर दो फोर्सेस किसी पैरेललोग्राम के साइड्स के एडजेसेंट साइड्स से अगर रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक ना, उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस को, ये तो उसका जो डायगोनल होगा, जो उसके टेल पॉइंट से गुजरेगा, उसी डायगोनल को क्या कहेंगे, रिजल्टेंट कहेंगे। जैसे F1 F2 दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं दो फोर्स को, ठीक है। तो इसका जो डायगोनल टेल पॉइंट यहाँ है, टेल पॉइंट से जो डायगोनल बना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिजल्टेंट। और इसको हम R इज इक्वल टू F1 प्लस
F2 कह सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, ये एंगल आपका कितना रहा? अल्फा। ये F1 और F2 के बीच का एंगल थीटा। तो ये भी एंगल अगर इसको बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? थीटा। क्यों? क्योंकि ये F2 तो ये भी कितना? F2। ठीक है, अच्छा यहां से अगर परपेंडिकुलर डाल देंगे तो ये आपका बन जाएगा कितना? F2 साइन थीटा। और ये कितना बन जाएगा? F2 cos थीटा। और ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो F1 प्लस F2 cos थीटा। ठीक है, यही ना? तो रिजल्टेंट अगर हम ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल देखेंगे तो ये R है, ये आपका कितना है? F1 प्लस F2 cos थीटा। परपेंडिकुलर कितना है? F2 साइन थीटा। तो हम कह सकते हैं कि R इज इक्वल टू रूट अंडर F1 प्लस F2 cos थीटा का होल स्क्वायर और प्लस में F2 साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, है ना? तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो हमारा बन जाएगा क्या? F1 का स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में 2 इंटू F1 F2 कॉस थीटा और प्लस में F2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? अच्छा, और क्या हो जाएगा? रूट अंडर ये हो जाएगा आपका क्या? F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर कॉमन, तो बच जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में 2 इंटू F1 इंटू F2 कॉस थीटा। यही ना बचेगा? ठीक है, तो ये बन जाएगा 1। ये कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1। तो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 इंटू F2 कॉस थीटा। ये दो फोर्सेस को जोड़ने का हो गया तरीका। ये क्या हो गया? दो फोर्सेस को जोड़ने का तरीका। क्लियर है? ये एक्चुअल में दो एरो को ऐड करते हैं इस तरह से। एरो का एडिशन इस तरह से होता है, क्योंकि हम लोग एरो जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी वेक्टर क्वांटिटी का। ठीक है, तो ये तो एडिशन हो गया। अब बात यह है कि चूंकि जोड़ने के बाद फोर्स ही ना आएगा, अब फोर्स होता है वेक्टर क्वांटिटी, तो खाली मैग्नीट्यूड से काम चल जाएगा। एक खाली क्या आया? मैग्नीट्यूड ना आया क्या? तो डायरेक्शन भी देना पड़ेगा। तो डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं? टेन अल्फा। टेन अल्फा। आप देखिए इस ट्रायंगल में टेन अल्फा अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? टेन अल्फा इज इक्वल टू बड़ा वाला ट्रायंगल देख लीजिए, परपेंडिकुलर कितना? F2 साइन थीटा। तो लंब बटा आधार होता ना है टेन बराबर, तो साइन F2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई बेस कितना हो जाएगा? F1 प्लस F2 कॉस थीटा। F1 प्लस F2 कॉस थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा, यहां से अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा। हम लोग एंगल बता देंगे, वही डायरेक्शन का काम करेगा। ठीक ना? सेंस बताएगा एक तरह से ये कहता। अब देखिए ये हमारा काम चल गया। ये हो गया क्या? कंपोजिशन, यानी कि रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, दो फोर्सेस का रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एक होता है ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि एक फोर्स के ऊपर, यानी इसके हेड के ऊपर दूसरे फोर्स के टेल को रखते हैं। ठीक है, और फिर इसके टेल को इसके हेड से मैच करवा देते हैं, मिला देते हैं। यही हमारा क्या हो जाता है? F1 प्लस F2 हो जाता है। ठीक है, इस तरह से ट्रायंगल हो गया। एंगल अगर आपको पता है, ये अल्फा ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 माइनस पाई माइनस थीटा। ये हो जाएगा आपका कितना? अल्फा अल्फा प्लस थीटा कि थीटा माइनस अल्फा? थीटा माइनस अल्फा, वही तो, थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, अब हम लोग इसमें लगा देते हैं साइन रूल, तो क्या हो जाएगा? आर बटा में साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू ये वाला साइड, तो इसका सामने वाला एंगल। अगर F1 लेंगे तो इसके सामने ये वाला, तो F1, अच्छा दोनों F1 है, ये F2 ना, तो F2 डिवाइडेड बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू F1, ये वाला लेंगे तो इसके सामने वाला एंगल, तो F1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस अल्फा।
ठीक है, ये जो है साइन रूल लगा करके निकाल सकते हैं, साइन रूल। ठीक है, इसमें देखिए कि कोसाइन के रूप में फॉर्मूला आया था ना, इसमें आपका क्या था, कोसाइन फॉर्मूला, और इसमें आपका कौन सा लग रहा है, साइन फॉर्मूला। तो ट्रायंगल लॉ को क्या कहते हैं, साइन लॉ। ट्रायंगल लॉ को हम लोग और क्या नाम से जानते हैं, साइन लॉ। पैरेललोग्राम लॉ को और क्या नाम से, तो कोसाइन लॉ। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब पॉलीगोन्स लॉ तो जानते हैं कि एक के ऊपर दूसरा का इस तरह से रखते चले जाते हैं जहां तक के पहुंचे, और लास्ट में दोनों को मिला देते हैं अपोजिट में। ठीक है, ये रिजल्टेंट देगा बाकी सबके जोड़ के इसके बराबर। क्लियर है, ये हो गया पॉलीगोन्स लॉ। अब आपका ये खत्म। अब रिजल्टेंट निकालने के लिए लॉ ऑफ मोमेंट तो हो गया, बेरिग्नस थ्योरम हो गया, इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन नहीं आएगा, चिंता क्या कर रहे हो, इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन नहीं आएगा। अब रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का तरीका एक एक देख लेते हैं, कंकरेंट वाला, ठीक ना, जो सीखे थे। देखिए ये आपका 200 न्यूटन, ये आपका 50 न्यूटन, ये आपका 100 न्यूटन, ये आपका 150 न्यूटन, ये आपका 200 न्यूटन, ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल देने की जरूरत नहीं है, बाकी कोई एंगल देने की जरूरत नहीं, ये एंगल 30 डिग्री। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि इसका रिजल्टेंट फोर्स निकालिए। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए, यानी कि मल्टीपल कंकरेंट फोर्स अगर रहे, अगर बहुत सारे फोर्सेस कंकरेंट फोर्स रहे, तो उसका रिजल्टेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई निकाल करके। सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई क्या करते हैं, सारे फोर्सेस जो हैं इंक्लाइंड फोर्सेस, उसका कंपोनेंट लेते हैं किस डायरेक्शन में, एक बार एक्स और एक बार वाई। तो इसका 200 न्यूटन जो है, इसका कंपोनेंट लीजिए, एक्स के डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, 200 कॉस 60 डिग्री, बाई के डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, 200 साइन 60 डिग्री, यही ना। इसका काम खत्म हो गया, जिसका लिख दिए उसके बारे में भूल जाइए। फिर 50 न्यूटन के बारे में अगर देखिए, तो ये पूरा का पूरा किधर है, बाई की ओर, उसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा, 0। ठीक ना, तो एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0। आप प्लस में लिख देंगे, बाई की ओर कितना, 50 न्यूटन। कॉस और साइन करेंगे, नहीं करेंगे। जब पूरा का पूरा अगर बाई एक्सिस की ओर हो या एक्स एक्सिस की ओर हो, तो उसमें कॉस साइन नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा 100 न्यूटन जो है पूरा किधर की ओर है, एक्स की ओर है, तो इसमें डाल देंगे प्लस 100 न्यूटन। ठीक है, इसमें डालेंगे माइनस है, लौक रहा है कि नहीं लौक रहा, डायरेक्शन देखो ना, माइनस है, तो प्लस 100 न्यूटन। अच्छा 150 न्यूटन देखो किधर की ओर है, पूरे नीचे की ओर है, लेकिन नेगेटिव बाई की ओर है, किधर है, नेगेटिव बाई की ओर है। ठीक है, इस तरह से कर देंगे। और ये 200 न्यूटन इंक्लाइंड है। ठीक है, आधा एक्स की ओर है, आधा बाई की ओर है, तब ये दोनों में जाएगा। ठीक है, यानी कि 200 न्यूटन इसमें भी लिखेंगे और 200 न्यूटन इसमें भी लिखेंगे। ठीक है, 200 न्यूटन इसमें भी लिखेंगे। अब साइन कॉस करेंगे, किसके साथ एंगल बन रहा है, बाई के साथ ना, तब बाई के साथ में हम क्या लगाएंगे, कॉस 30 डिग्री। ठीक है, कॉस 30 डिग्री, और एक्स के साथ क्या लगाएंगे, साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब डायरेक्शन के बारे में सोचते हैं, इसको फिक्स करते हैं कहां से, जहां से ये एक्सिस को टच करता है वहां से। ठीक है, अब बाकी को घुमा देते हैं, यानी इसका हेड को घुमाएंगे, इधर किधर जाएगा, नीचे, नेगेटिव बाई ना, तो बाई हो गया नेगेटिव। अगर इसको हम घुमा दें इधर की ओर, तो किधर, पॉजिटिव एक्स, तो यानी कि पॉजिटिव एक्स की तरफ पॉजिटिव। अब इसको कैलकुलेटर में डाल के मामला सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और जितना आएगा वैल्यू उसको हम रिजल्टेंट निकालेंगे इस तरह से, रूट अंडर सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर और प्लस सिग्मा एफ वाई का स्क्वायर। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका
रिजल्टेंट। अब एंगल निकालेंगे tan अल्फा, ये एक्स एक्सिस से आएगा, किससे आएगा, एक्स एक्सिस से एंगल आएगा, ठीक है, किससे आएगा, एक्स एक्सिस से एंगल आएगा, क्या, सिग्मा एफ वाई बटा में सिग्मा एफ एक्स, ठीक है। एक्स एक्सिस से एंगल बताना है तो क्या लिखना होगा, सिग्मा एफ वाई बटा में सिग्मा एफ एक्स। अगर कहिए कि बाई एक्सिस से अगर एंगल निकालना रहेगा तो सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ वाई। क्लियर है, तो ये तरीका होता है। खत्म, आज हो गया खत्म। अब कल दीजिए टेस्ट और परसों तरसों संडे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लास चलाएंगे, ठीक है, प्रिपेयर रहना पहले ही से दिमाग बना करके, क्योंकि संडे को तो क्लास चलता नहीं है। कॉलेज मार के माथा फोड़ देंगे, कॉलेज कहाँ चलेगा, एक दिन के भाई पे छोड़ देना, क्या फर्क पड़ता है, वही सेशन में एक दिन आओ एक्स्ट्रा जाएगा, क्या दिक्कत है, 16 दिन में खत्म कर देना, एक दिन छोड़ के, एक दिन छोड़ देगी तो क्यों हो जाएगा, मोह माया के चक्कर में सब फेल हो जाता है लड़कन, ठीक है। चलिए ऑनलाइन वाला भी टिक गया, कुछ लोग निकल दिया। टेस्ट में थ्योरी भी रहेगा और न्यूमेरिकल भी रहेगा, है ना। पैटर्न आपका पूरा बोर्ड के पैटर्न पे रहेगा, जैसा सेमेस्टर में आता है ना। क्या चीज, क्या बोल रही है, और में क्वेश्चन रहेगा कि नहीं रहेगा इसका गारंटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी इससे मुश्किल से 10-11 क्वेश्चन बनेगा, और में और में डालेंगे तो लफड़ा है ना। सर इक्विलिब्रियम से नहीं ना आएगा, नहीं इक्विलिब्रियम से नहीं आएगा, इक्विलिब्रियम से वही एक क्वेश्चन एक मोमेंट को सेम करने के लिए आ सकता है, लेकिन जैसे इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन ना के बराबर क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। इस और वाला होगा कि ना होगा वो तो देखना पड़ेगा, लेकिन नहीं होगा, और वाला नहीं होगा, एकदम फुल एंड फाइनल तैयारी करके आओ। प्रैक्टिस जितना भी क्वेश्चन आज बताया ना उस पे प्रैक्टिस फुल करके आना, ठीक है। ऑर्थोगोनल कंपोनेंट, इस तरह का रिजल्टेंट, मोमेंट और एक सेंट्रोइड, ठीक ना। टी सेक्शन चाहे जो सेक्शन रहे निकाल लोगे ना। हाँ कौन वाला, बोझ नोटेशन, बोझ नोटेशन डिफिनीशन लिखना रहेगा, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी कुछ है ये नहीं है था, इस बार पूछ दिया, हम जानते हैं कि पूछ दिया इसीलिए तो उसको लिखवाए हैं, ठीक ना। तो ये कुछ है ये नहीं है, ये एक तरह का कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई वस्तु पे फोर्स लगाते हैं आप तो ये फोर्स जो है ना ट्रांसमिसिबल होता है। अब ये करने का मतलब कि लाइन ऑफ एक्शन पे, इस तरह से इसका लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है। तक अगर यहाँ पे आपने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है, ये दोनों पॉइंट सेम लाइन ऑफ एक्शन पे है, ठीक है, सेम लाइन पे। तो करने का मतलब ये है कि ये 50 न्यूटन आप अभी लगा रहे हैं तो इसको क्या नाम देंगे, पुशिंग फोर्स, है ना। अगर इसको बी पे ट्रांसफर कर देंगे 50 न्यूटन तो क्या नाम देंगे, पुलिंग फोर्स, है ना। तो चाहे यहाँ पे लगाइए चाहे यहाँ पे लगाइए, इफेक्ट जो है इसमें सेम आएगा, ठीक ना, यही कहता है, ठीक ना। या फिर इसके पॉइंट लाइन ऑफ एक्शन पे किसी भी पॉइंट पे लगाइए, हर जगह पे इफेक्ट सेम होगा। कंडीशन क्या होता है, ये मैग्नीट्यूड नहीं होना चाहिए चेंज, डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, और लाइन ऑफ एक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए, बस खत्म। अब थक गया मैं आज, ठीक है, कंप्लीट हुआ, अब इतना ही रहने देते हैं, बोलते बोलते मियाँ थक जाता है।